आप सभी का श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश पटेल और अपन स्टडी कर रहे हैं आरबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में। आज हमारा चैप्टर रहेगा प्रतिलोम वर्तीय फलन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। हम जानते हैं कि हमारे पास सर्कुलर फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सभी प्रकार के जो त्रिकोणमितीय फलन है वे सभी सर्कुलर फंक्शन में माने जाएंगे। जैसे y बराबर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देन जब इसका अपन इन्वर्स पढ़ेंगे तो उनका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या फिर प्रतिलोम वर्तीय फलन। वर्तीय फलन बोलो या त्रिकोणमितीय फलन बोलो, एक ही बात है। तो हमारे पास कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और उनके परिसर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में अति आवश्यक है, इसलिए एक बार फिर टेबल के फॉर्म में इसको सीख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। त्रिकोणमितीय फलन, उनका प्रांत क्या होगा, उनका परिसर क्या होगा, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय चैप्टर क्लास 11th का पार्ट है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12th का पार्ट है। तो पहले तो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं, उन सभी को टेबल की फॉर्म में जो की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी पर हमारा फोकस रहेगा अभी। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बातें अपन करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपना फंक्शन रहता है, तो मैं एक टेबल की फॉर्म में क्रिएट कर दूं और हमें ये बिल्कुल याद रखना है ताकि हमें एक एक चीज़ समझने में बहुत आसानी मिले। नहीं तो क्या होगा, आप चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाओगे और डायरेक्ट फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। तो रटने की बजाय आप एक एक चीज़ को समझिए, अपना फॉर्मूले आपके दिमाग से क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना जो फंक्शन है त्रिकोणमितीय फलन, या उसका प्रांत लिख लेते हैं। प्रांत बोले तो डोमेन, और यहाँ इसका लिख लेते हैं परिसर। परिसर बोले तो रेंज, और यदि आवश्यकता है तो यहाँ इसका आवर्तनांक भी लिख लेते हैं, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। आवर्तनांक बोले तो टाइम पीरियड। तो टोटल 6 फंक्शन है, इनके बारे में तो कुछ शक नहीं। लेकिन अब हमें क्या समझना है, इनका प्रांत क्या है, इनका परिसर क्या है और इसका आवर्तनांक क्या है। तो पहला फंक्शन अपने पास होता है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। अब हमेशा प्रांत किसका देखा जाएगा, इस एक्स का, ठीक है। फंक्शन ऐसे लिखेंगे, y बराबर साइन एक्स। तो यहाँ जो x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं वे सभी प्रांत के सदस्य होंगे। और ये हमने जाना था कि यहाँ पर इसका प्रांत क्या आ जाएगा, r। रियल नंबर सेट आ जाएगा, टोटली कुछ भी रखिए तो यहाँ पर वेरीफाई है, कहीं पर भी अपरिभाषित नहीं हो रहा, क्योंकि हमने साइन का ग्राफ ही पढ़ा था तो वो लेरलार बनते हुए जा रहा था, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन परिसर की बात करूँ तो परिसर इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक। और आवर्तनांक की बात करें तो आवर्तनांक इसका कितना होगा, 2π। हर एक 2π पीरियड के बाद वह चेंज हो रहा था, 2π के बाद वापस रिपीट हो रहा था। 2π तक तो अपना शेप सेम रखता था, वापस वो का वो शेप 2π के बाद सेम टू सेम चलेगा। अभी अपन सभी के ग्राफ भी देखेंगे। दूसरा अपने पास फंक्शन है कोसेक्स। कोसेक्स का भी प्रांत r। परिसर की बात करूं तो -1 से 1, और टाइम पीरियड की बात करूं 2π। थोड़ा बहुत ग्राफ में इसका अंतर है, बाकी ये सेम टू सेम है। तीसरा ग्राफ की बात करूं, फलन की बात करूं 10x। 10x का प्रांत भी r होता है, लेकिन कुछ पॉइंटों पे वह अपरिभाषित होता है। जैसे अपन 10 के बारे में क्या जानते हैं, 10 तो कहेंगे साइन एक्स अपन कोस एक्स का रेशियो होता है। अब जब कोस 0 होगा, कोस का मान जब 0 होगा तब अपना ये 10 परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि इसका जो हर है वो शून्य बन जाएगा। हर शून्य है तो ये फंक्शन अपरिभाषित बन जाएगा, और अपरिभाषित है तो उस पॉइंट पर वो प्रांत में बिंदु नहीं शामिल किए जा सकते। तो कोस कहाँ पे 0 होता है, तो कोस का मान 0 अपन जानते हैं हर एक π/2 के विषम गुणज पर होता है।
समझ रहे हो ना, जैसे cos पाई बाई 2 का मान 0, cos 3 पाई बाई 2 का मान 0, cos 7 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस टाइप से cos के सभी विषम गुणज के मानों पर cos 0 होता है। x के विषम गुणज मानों पर x का जो पाई बाई 2 का विषम गुणज आएगा वहाँ पर ये cos 0 होगा। तो यहाँ पर मैं इसको किस टाइप से लिख सकता हूँ, 2n+1 पाई बाई 2, और n क्या है, कोई भी एक इंटीजर मान है कि कोई भी यहाँ इंटीजर रखिए तो उन सभी मानों पर ये अपरिभाषित होगा। ठीक है, माइनस में रखोगे तो माइनस का पाई बाई 2, प्लस का पाई बाई 2, माइनस का 3 पाई बाई 2, प्लस का 3 पाई बाई 2, इस टाइप से सभी मानों पर जहाँ पर पाई बाई 2 का विषम गुणज बन रहा है उन मानों पर ये 10x अपरिभाषित होगा, तो उस प्रांत में से हटा दिए। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इसका क्या होता है, प्रेशर इसका होता है R। ठीक है, ग्राफ देखेंगे तो y का मान -∞ से +∞ तक जाता है, और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो पाई बन जाएगा। ये सब जानकारी है, लेकिन केवल एक रिवाइज के तौर पर कर रहे हैं क्योंकि इसी के आधार पर अपन इस टॉपिक की शुरुआत कर पाएंगे। cot x में क्या होता है, cos अपन साइन, और जहाँ पर साइन 0 होता है, साइन 0 कहाँ पे होता है, अपन कहेंगे 0 डिग्री पे होता है, पाई डिग्री पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस का 4 पाई, प्लस का 4 पाई, इस टाइप से पाई का कोई भी गुणज हो वहाँ पर ये साइन 0 हो सकता है। तो r माइनस क्या करेंगे, n पाई, और n क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर नंबर। वापस cot x में भी प्रेशर r होता है, टाइम पीरियड पाई होता है। देन उसके बाद बात करते हैं sec x की, तो sec में भी वही कहानी है, r में से कुछ सदस्य नहीं होंगे। अब कौन कौन नहीं होंगे, r में से वही नहीं होंगे। अब देखो sec x भी तो क्या 1/cos x, तो cos जहाँ 0 हो रहा है वहीं पर भी sec को प्रॉब्लम होगी, तो यही वापस बात रिपीट हो जाएगी, 2n+1 पाई बाई 2। और इसके यदि प्रेशर की बात करूं तो sec और cos के ग्राफ आपने देखे होंगे, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड होता है, यानी कि r होता है, लेकिन उसमें से -1 से 1 नहीं होता है। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -1 से 1 इसमें शामिल नहीं होता है। और टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई, और अपना लास्ट फंक्शन होता है cosec x, वही r माइनस n पाई बन जाएगा। जहाँ पर साइन 0 हो रहा है वहाँ प्रॉब्लम करेगा। और प्रेशर की बात करें तो -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई। तो ये टोटल होते हैं अपने त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और प्रेशर। ये हमें बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। हमें कभी भी पूछा जाए कि भाई 10x का आप प्रांत बताइए, तो 10x का प्रांत अपन कहेंगे r-2n+1 पाई बाई 2, या 10x का अपन को प्रेशर पूछा जाएगा तो अपन कहेंगे r, क्योंकि अपन जानते हैं प्रतिलोम फलन होंगे। अब इसके जब प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे तो उनका जब प्रेशर आएगा वो उसके लिए प्रांत होगा, और इसका प्रांत है उसके लिए प्रेशर में काउंट होगा। ये अपन जानकारी प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। प्रीवियस जो टॉपिक था अपना प्रतिलोम फलन, उसमें जब अपने प्रतिलोम फलनों के बारे में अध्ययन किया था तो वहाँ पर ये बातें सीखी थी कि भाई आपके पास कोई f(x) फंक्शन है और उसका f इन्वर्स निकालोगे तो f का प्रांत f इन्वर्स के लिए प्रेशर का काम करेगा, f का प्रेशर है वो f इन्वर्स के लिए प्रांत का काम करेगा। चलिए अब अपन सीख लेते हैं कि इनके त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ कैसे होते हैं, और ग्राफों के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी करने का थोड़ा नज़रिया अपना आपकी बार अलग होगा। क्या अपन सीखने जा रहे हैं कि सभी प्रकार के ग्राफ अपन देखेंगे एक बार, लेकिन ग्राफों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखनी है वो हमें क्या सीखनी है, क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रतिलोम फलन तभी परिभाषित होंगे जब अपना फंक्शन कैसा हो, एक एक ही आच्छादक। और अपन भली बात ही जानते हैं कि sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x कोई भी एक एक ही नहीं होता है अपने सामान्य प्रांत में। ठीक है, अभी हमने जब प्रांत सभी लिखे हैं उन प्रांतों में ये sin, cos, tan, cot, sec, cosec कोई भी एक एक ही नहीं होता है, वहाँ सभी बहु एक एक ही होते हैं। ठीक है, x के अलग अलग मानों पर y के मान सेम प्राप्त होते हैं तो इसको बहु एक एक ही कहेंगे। लेकिन टॉपिक का नाम ही यही है प्रतिलोम वर्तीय फलन, यानी कि
इन साइन का इन्वर्स पढ़ना पड़ेगा। तो साइन का इन्वर्स कब विद्यमान होगा, तो उसके लिए मैं ये ग्राफ आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ पहले से। तो हमें यहाँ सीखना होगा कि इसकी जो ब्रांच है, इसके प्रांत के कौन से टुकड़ों में ये फलन एक एक ही हो सकता है। तो देखो साइन का मान -1 से 1 तक जाता है, -1 से 1 के बीच में जाता है। तो अपन जानते हैं कि इसका टुकड़ा जो -π/2 से यदि मैं +π/2 ले लूँ, ये समझना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में आप यदि ग्राफ ये जो मैंने अंडरलाइन की है इसके बीच में देखोगे तो x के अलग अलग मानों पर y के भी अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर इधर गया तो यहाँ पर जो y का मान है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी तो होगा। तो x के अलग अलग मानों पर y की सेम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात पक्की हुई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको एक ब्रांच मिल जाएगी, एक टुकड़ा मिल जाएगा, और ये इसकी मुख्य ब्रांच कहलाती है। ठीक है, क्योंकि अपने शुरुआती जो ब्रांच मिलती है उसको जीरो के अगल बगल वाली उसको अपन कहते हैं मुख्य ब्रांच। तो ये -π/2 से π/2 तक जाती है। क्या इसके पीछे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगली जो ब्रांच होगी वो π/2 से स्टार्ट होगी और 3π/2 तक आएगी, यानी कि यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, फिर अगली ब्रांच यहाँ से स्टार्ट होकर और नेक्स्ट आगे जाएगी 5π/2 तक। पीछे भी आगे पीछे बढ़ा सकते हो, लेकिन ये जो ब्रांच कह रहा हूँ ये इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे और स्टडी करेंगे। तो इसकी मुख्य जो बात है वो -π/2 से π/2 तक, फिर वापस मान रिपीटेशन हो जाते हैं। क्लियर। इसी प्रकार कॉस की बात करते हैं। कॉस में कहाँ से कहाँ तक? कॉस में देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पल है। ठीक है, कॉस 0 का मान तो 1 होता है। ठीक है, और वैसे भी हमें ध्यान है कि साइन का मान -1 से 1 के बीच में जाता था, कॉस का भी मान -1 से 1 के बीच में जाता है। तो बोलो कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो -1 कहाँ पे होता है? -1 अपन कहेंगे पाई पे होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लो ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में -1 से 1 तक सारे मान आ जाते हैं। ठीक है, और कोई भी मान रिपीटेड नहीं होते हैं। x के अलग अलग मानों पर y के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये इसकी मुख्य ब्रांच कहलाएगी। कहाँ से तक? अपन कहेंगे 0 से लेकर पाई तक इसकी मुख्य ब्रांच। बात समझ पा रहे हो? ये मुख्य ब्रांच मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस ब्रांच के अंदर ये फलन कैसा है? बहु एकेकी है। ठीक है, एक एक ही है। अपने सामान्य प्रांत में तो बहु एकेकी है, लेकिन इस वाले ब्रांच में कैसा है? एक एक ही और आचार्यक फलन है। तो हम वही कर रहे हैं कि भाई कौन सी ब्रांच में ये फलन प्रतिलोम के लिए परिभाषित होगा, तो जहाँ पर वो एक एक ही बने। और एक एक ही बनने के लिए इसकी जो ये ब्रांच पहली हमें मिलेगी वो 0 से पाई तक। ठीक है, 0 से पाई के बीच में। अब यदि मैंने -π/2 से π/2 लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मान देख लो रिपीटेशन हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो ग्राफ से स्टडी करवाई जाती है ताकि आपको रिलेटिव समझ में आए। क्लियर। तो इसकी मुख्य ब्रांच 0 से पाई, फिर पाई से 2π, 2π से 3π, इस टाइप से आगे पीछे बढ़ाते रहो तो सभी प्रकार की ब्रांचें मिल जाएगी। लेकिन मुख्य ब्रांच ये कहलाएगी और बाकी वाली इसकी सहायक ब्रांचें होगी। ठीक है, और भी ब्रांचें हो सकती है, अपन नहीं कहेंगे कि ये एक ही हो, लेकिन मुख्य ब्रांच हम कहेंगे 0 के अगल बगल वाली। अब ऐसा नहीं कहने का ये अगल है तो ये बगल भी हो जाएगी, -π से 0 भी तो हो सकती थी, नहीं -π से 0 नहीं लेंगे, 0 से पाई तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। अब बात करते हैं tan की। tan का ग्राफ नॉर्मली आप जानते हैं। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में हमें क्या समझना है कि fx बराबर tan x, और tan x का ग्राफ हमें पता है कि π/2 3π/2 यानी कि π/2 के विषम गुणज पर अपरिभाषित होता है। तो देख लो ये अपरिभाषित ही है, यहाँ पर ये मान अनंत की ओर जा रहा है, तो 0 पे पाई पे ये मान सब कुछ ले रहा है। अब मुझे बताओ कि इसके कौन कौन से टुकड़े हैं जहाँ पर ये फंक्शन अपनी वैल्यू ले रहा है। हम जानते हैं tan x का मान कहाँ से कितना आता है प्रेशर में? tan x का प्रेशर होता है वो r आता है। ठीक है, तो कौन से अंतराल में ये r कवर कर देगा? तो देखते हैं, आप थोड़ा फोकस करो इस पे। ये एक पेयर, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये देखना। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही है। तो हमारा तो काम इसने कर दिया कि -π/2 से आप π/2, ठीक है,
-π/2 से π/2 तक। माइनस y का मान देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है इस अंतराल में, ठीक है। तो ये अपने लिए क्या कहलाएगी, मुख्य ब्रांच, मुख्य शाखा, ठीक है। और भी देख लो, ये π/2 से 3π/2, ठीक है, -3π/2 से +π/2, सॉरी -π/2। और साइन में जो हमने ब्रांच बनाई थी उसमें -π/2 भी शामिल था और +π/2 भी शामिल था, लेकिन tan में केवल और केवल ये दोनों शामिल नहीं है, बाकी वाले शामिल हैं, क्योंकि इस मान पर तो ये अपरिभाषित। ये सब कुछ मैं लिखवाऊंगा आगे, लेकिन अभी केवल आपको समझना है। मेरे हिसाब से 3 ग्राफ तो बढ़िया तरीके से समझ में आ चुके होंगे। फटाफट देख लेते हैं कोट का। कोट में भी क्या होता है, कोट में आप देखोगे तो अंतराल ये बन रहा है, ये देख लो 0 से लेकर पाई तक, लेकिन 0 और पाई शामिल नहीं है, 0 और पाई शामिल नहीं है, तो ये कहलाएगा इसकी मुख्य ब्रांच। इसी प्रकार सेक और कोसेक का देख लेते हैं फटाफट। सेक और कोसेक में ये ढोलकियों वाले ग्राफ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। कोसेक का ग्राफ बनाना है तो अंदर किसका बनाओ, साइन का, और इसके जहाँ पर भी दोहरे बनते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर की ओर ढोलकियाँ बना लो, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा कोसेक और सेक दोनों का। तो अब देखना है कि इसमें कौन सी ब्रांच बनेगी। तो इसमें अपन मुख्य ब्रांच ढूंढने जाएंगे, तो कोसेक की जो मुख्य ब्रांच आएगी वो आएगी -π/2 से π/2। देख लो -π/2 से यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा इस टाइप से, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर ग्राफ वापस यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा, फिर वापस रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो -π/2 से π/2, लेकिन बीच में कोण नहीं आया, 0 नहीं आया, तो -π/2 से π/2 और बीच में कोण नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये दोनों तो शामिल है, -π/2 से π/2 और 0 है वो इसमें नहीं आएगा। फिर अगली ब्रांच कहाँ से स्टार्ट होगी, तो अगली ब्रांच होगी स्टार्ट अपने यहाँ से, ये मान होगा, वापस ये होगा, फिर वापस यहाँ से इधर वाली, तो इस प्रकार आगे बढ़ती जाएगी। और इसी प्रकार अपन यदि सेक में देखेंगे तो सेक में आपके पास बन जाएगी 0 से पाई और उसमें कौन नहीं होगा शामिल, π/2, ठीक है। तो 0 से पाई और π/2 शामिल नहीं होगा, तो 0 से ये पाई, ये वाला यहाँ तक जाएगा और फिर वापस यहाँ तक आएगी। तो ये जो π/2 वाली लाइन है वो इसमें शामिल नहीं होगी, तो π/2 हटा दिया। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, मुख्य शाखाएं। और ग्राफ देख लिया आपने। अब अपन देखते हैं रियलिटी क्या चीज़ है और हमें किस प्रकार आगे समझना है, ठीक है। तो अभी तो हमने केवल इसके प्रांत देखे और याद होंगे, साइन का प्रांत r है, कोस का प्रांत r है, -1 से 1 तक इनके परिसर होते हैं, और tan x का। अब जो ये प्रांत है अपने पास, ये वाले सभी प्रांत, इन क्या प्रांतों के अंदर इन सभी के प्रतिलोम फलन विद्यमान है या नहीं, अपन कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि साइन का यदि मैं ग्राफ बनाऊं r में तो वो बहुएकेकी बनेगा और बहुएकेकी फलनों का कभी भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। तो वही बात आगे अपन लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति फलनों का सामान्य प्रांत में स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति फलनों का सामान्य प्रांत जो अपने सामने में लिखे वो सामान्य प्रांत है। सामान्य प्रांत में प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि वृत्तीय फलन हमेशा एकेकी आच्छादक नहीं होते हैं, एकेकी आच्छादक नहीं होते हैं। क्लियर। इसलिए इनका जो सामान्य प्रांत में है वो प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। इनके प्रतिलोम फलनों के
अध्ययन के लिए प्रांत के विशेष समूह में अध्ययन किया जाता है। विशेष समूह कौन से? अभी हमने बताया कि साइन का -π/2 से π/2, कॉस का 0 से पाई, टेन का -π/2 से π/2, ठीक है, छोटे कोष्टक में, फिर वापस कॉट का छोटे कोष्टक में 0 से पाई, और सेक का अपने लिखा था 0 से पाई, और उसमें से π/2 उठा दिया था, कोसेक में -π/2 से π/2 और उसमें से 0 उठा दिया था। तो वो अपने इसके विशेष समूह कहलाते हैं। विशेष समूह में अध्ययन किया जाता है जिसे उसकी शाखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें मुख्य रूप से बात समझनी है कि अब अपन देखते हैं, डायरेक्टली आते हैं कि प्रतिलोम फलन किस प्रकार लिखे जाएंगे। यदि अपने पास फंक्शन लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर x, क्लियर, साइन थीटा बराबर x लिखा हुआ है, तो अब x क्या और थीटा क्या है इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए बढ़िया वाली, ठीक है। साइन थीटा बराबर x लिखूं तो थीटा का मान क्या होगा, साइन के रेफरेंस की बात करो तो थीटा का मान तो अपन कहेंगे r होगा, नहीं होगा, प्रांत इसके अंदर इनपुट है, प्रांत है, तो ये r होगा, और x क्या मिलेगा हमें -1 से 1 के बीच में। तो साइन x बराबर थीटा लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ लिखी जा रही वो क्या है, एंगल कौन है, ये मेरे हिसाब से छोटी मोटी जानकारी आपके पास होगी। अब मैं यदि थीटा बराबर क्या लिखूं, साइन इनवर्स x, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये तो नॉर्मली साइन थीटा का फंक्शन है, ज्या रूप है, और ये इसका प्रतिलोम फलन कहलाता है, प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो प्रतिलोम फलन के बारे में भी ये थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो -1 ऊपर लिखा हुआ है इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि ये ऐसा लिखा हुआ है साइन x का -1, ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है 1/sin x। तो इसका मतलब तो केवल और केवल क्या है, प्रतिलोम फलनों को दर्शाने के लिए इस टाइप से सिंबल लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये 1/sin x नहीं होगा, तो ये हमें जानकारी मिलनी चाहिए पहले से। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा, इसका प्रतिलोम फलन। लेकिन अब थोड़ी बातें चेंज हो जाएगी, वो एक ही एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कि यहाँ पर थीटा क्या होगा और ये पूरा का पूरा मैटर क्या होगा और इसमें x क्या होगा। ये दो बातों पर हमें फोकस करना है। अब मुझे बताओ कि जो थीटा की वैल्यू है वो तो साइन इनवर्स x ही है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो जो यहाँ पर x है और साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर थीटा क्या था, कोण था, तो कोण ही रहने वाला है, ठीक है। साइन इनवर्स x पूरा क्या है, कोण ही है, ठीक है, क्योंकि थीटा और साइन इनवर्स x सेम है। लेकिन जो x है अंदर, ये चीज़ क्या होगी, ये कोई आपके मान होंगे, ठीक है, अंकिक मान होंगे जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। वो अलग अलग प्रतिलोम फलनों पर डिपेंड करेगी। साइन इनवर्स x का तो -1 से 1, कॉस इनवर्स का है तो भी -1 से 1, और टेन इनवर्स x का है तो r में बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो अलग अलग प्रतिलोम फलनों पर अलग अलग मान आपको देंगे। अब अपन जाते हैं प्रतिलोम फलनों पर, और प्रतिलोम फलनों के कौन कौन से प्रांत होते हैं, क्या क्या उनके परिसर होते हैं, उनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। तो एक बात हमें ये क्लियर हो जाती है कि इनके जो अध्ययन के लिए अपन क्या बनाते हैं, विशेष समूह, और उनको अपन क्या कहेंगे, इनकी ब्रांच कहेंगे। अब वो ब्रांच कौन कौन सी है उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक बार दूसरी टेबल बनाता हूँ। एक तो पहली टेबल इम्पोर्टेंट थी, अब की बार दूसरी टेबल तो बहुत इम्पोर्टेंट ही होगी। यहाँ लिखेंगे इसका प्रांत और यहाँ लिखेंगे परिसर, और ये फंक्शन किसका है, प्रतिलोम वर्तीय फलन, ठीक है,
सबसे पहला ले लिया साइन इनवर्स एक्स। अब देखो जहाँ पर वहाँ प्रांत था, ठीक है, वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रेशर था वो प्रांत में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रांत उसका पूरा का पूरा नहीं होगा, ठीक है। जो वहाँ पर साइन एक्स का प्रेशर था, प्रेशर कौन आया था, -1 से 1 के बीच में, बात समझ पा रहे हो, -1 से 1 के बीच में, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा प्रांत में, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स तो -1 से 1 के बीच में ले लेगा। लेकिन जो साइन का प्रांत था, यानी कि आर था, साइन का प्रांत कौन था, आर, तो आर वो पूरा का पूरा प्रेशर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, क्यों, आर के लिए वो तो बहु एक ही होगा, तो एक ही कहाँ पर होगा, वो अपन कहेंगे वो मुख्य ब्रांच में होता है। कौन कौन सी ब्रांच, -π/2 से π/2, अपन लिखेंगे यहाँ पर मुख्य शाखा, ठीक है। मैं बाकी वाले मान नहीं लिख रहा हूँ, और भी बहुत सारे इसके आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मुख्य शाखा नहीं होगा, मुख्य शाखा ये होगी -π/2 से π/2। आगे क्या होगा, π/2 से 3π/2, -π/2 से -3π/2, इस प्रकार पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो मैं केवल मुख्य शाखा पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स। बोलो प्रांत तो हुब टू हुब सेम टू सेम लिखोगे, जो उसका प्रेशर था वो इसका प्रांत हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर उसका प्रांत था वो पूरा का पूरा प्रेशर नहीं होगा, केवल उसमें से उसकी जो मुख्य ब्रांच होगी वही आएगी। तो बोलो कौन कौन सी होगी, कॉस वाले ग्राफ में देखा था 0 से पाई, ठीक है, आगे पीछे और भी हो सकते हैं, लेकिन एक ब्रांच उसमें 0 से पाई होगी, जिसको अपन क्या कहेंगे, मुख्य शाखा। तीसरा टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स, बोलो प्रांत क्या होगा, आर, ठीक है, वहाँ उसका प्रेशर आर था तो इसका प्रांत हो जाएगा आर। लेकिन अब इनमें से कौन सा होगा, अब देखिए मैं आगे लिख लेता हूँ पहले, और फिर याद करने के तरीके से आपको याद करवा देता हूँ। कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये तो याद होगा। जो साइन का प्रांत था, जो भी त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत प्रेशर था, वो तो प्रांत में कन्वर्ट हो जाएगा सेम टू सेम। तो ये तो सेक इनवर्स का हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये भी सेम टू सेम -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इनमें क्या करना है, जैसे -π/2 से π/2 आ गया, तो 10 में भी क्या होगा, ये होगा -π/2 से π/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे कोष्टक में ये हो जाएगा 0 से पाई, छोटे कोष्टक में, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। फिर अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। तो सेक इनवर्स का रिलेशन किससे होता है, सेक का कॉस से होता है, अपन जानते हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ये भी 0 से पाई होगा, बड़े कोष्टक में लिखना 0 से पाई। लेकिन 0 से पाई के बीच में अपन जानते हैं कि कॉस कहाँ पर अपरिभाषित होता है, कॉस कहाँ पर 0 होता है, कॉस 0 होता है π/2 पर, तो इसमें π/2 बीच में आता है, तो वो हटा दो, ठीक है, क्योंकि सेक 1/cos लिखा जाएगा, 1/cos, cos जहाँ पर 0 होगा वो इसके बीच में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की, ये होगा -π/2 से π/2, और ठीक है, तो कोसेक बराबर 1/sin, तो 1/sin, साइन 0 कहाँ पर होता है, 0 पर, क्या इसके बीच में 0 है, बिल्कुल है, वो हटा दीजिए। तो ये सब इसकी मुख्य ब्रांच है, ये चीज़ें यदि आपको याद हो गई, बस मेरा फोकस था कि ये चीज़ आपको याद हो जाए। प्रेशर यानी कि मुख्य शाखा में याद करनी है, और इस वाले प्रेशर में जब ये तो क्या होगा, ये कहाँ से मान हमने पुटअप किए, ये साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक के प्रांत के में से कुछ समूह लिए हैं, ठीक है, कुछ समूह लिए हैं जहाँ पर ये साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक एक एक की अचार बन जाए और उनका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सके। क्लियर। अब अपन दो बातें बढ़िया सीख लेते हैं आगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब देखते हैं अपन व्यापक मान और मुख्य मान। तो व्यापक मान और मुख्य मान से मेरा मतलब यही है, एक तो होगा अपना व्यापक मान। अब अपने जानकारी हमारे पास होगी कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या बनता था, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तो मैं त्रिकोणमितीय फलनों के लिखवा रहा हूँ, इसके रेफरेंस में इनके भी सीखेंगे। तो व्यापक मान तो ये होता था कि भाई थीटा के बहुत सारे मान होंगे, तो उसको अपन कहते हैं व्यापक मान, और जनरल वैल्यू कहते हैं जिनको। कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, तो थीटा बराबर क्या बनता था 2n पाई प्लस माइनस
अल्फ़ा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और तीसरा आपने देखा था टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा, तो थीटा बराबर क्या बनता था n पाई प्लस अल्फ़ा, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये तो थे अपने त्रिकोणमितीय फलनों के व्यापक मान। और इसी के रेफरेंस में यदि मैं बात करूं प्रतिलोम फलनों के व्यापक मानों की, तो किस टाइप से सीखेंगे, तो उनमें आपको याद रखना कि भाई जैसे अपने पास साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन n पाई प्लस माइनस ए की पावर n, और यहाँ पर क्या लिख लूँ थीटा। एक ही बात है, कोई इसमें दूसरी तीसरी बात नहीं, ये दोनों समतुल्य है, इसका मान और इसका मान समतुल्य है। तो अपन बात कर सकते हैं कि भाई थीटा की जगह यदि मैं साइन इन्वर्स रख लूँ, थीटा की जगह साइन इन्वर्स रख लूँ, तो अपने पास क्या मान बन जाएगा, तो अपने पास थीटा बराबर क्या बन जाएगा n पाई प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस ही होगा, केवल माइनस ए की पावर n, और थीटा की जगह क्या लिख लूँ साइन इन्वर्स x। तो ये जो मान कहलाएगा वो किस में आ जाएगा, प्रतिलोम फलनों के व्यापक मान। ठीक है, तो याद रखने का कोई तरीका बड़ा नहीं है। यहाँ पर थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस ए की पावर n अल्फा था, और यहाँ पर जैसे मैंने थीटा की जगह ये मान रख लिया, थीटा बराबर साइन इन्वर्स x रख लिया, थीटा बराबर साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो जो ये मान आएगा उनको अपन क्या कहेंगे, व्यापक मान किसका, साइन इन्वर्स x का। थीटा की जगह आपने क्या रख लिया साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो साइन इन्वर्स x बराबर क्या बन जाएगा, थीटा की जगह साइन इन्वर्स x रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो साइन इन्वर्स x बराबर n पाई प्लस माइनस ए की पावर n अल्फा। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स x का व्यापक मान, अब इसके व्यापक मान के लिए ये क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, ये कॉस c बड़ा होगा पहला वाला लेटर, तो कॉस इन्वर्स x बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई बताइए, तो वही बन जाएगा ये सेम टू सेम 2n पाई प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस इन्वर्स x। ये c छोटा वाला होगा, ये बड़ा c क्या दर्शाता है, व्यापक मान को। ठीक है, इसी प्रकार टेन इन्वर्स x, तो वो बन जाएगा n पाई प्लस टेन इन्वर्स x। ठीक है, और n क्या सब n इंटीजर है, तो ये तो है व्यापक मान, कहीं काम नहीं आएंगे, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए बता दिया। अब देखते हैं मुख्य मान। मुख्य मान की बात वही, अभी हमने सब देखा मुख्य मान कौन कौन से थे, साइन कोस टेन में मुख्य मान का मतलब आपको एग्जैक्ट एक ही मान बताना, जैसे साइन 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हमारे पास आ जाए कि साइन इन्वर्स 1/2 का मान बताओ, तो मैं 30 कहूँगा। ठीक है, और कुछ नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि 30 के अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे मान हैं जहाँ पर साइन 1/2 वैल्यू लेता है, लेकिन मुख्य मान तो होगा तो वो ये होगा। बाकी जनरल वैल्यू होगी तो इसमें पूछी जाएगी, लेकिन जनरल वाले अपने कोर्स में नहीं है, अपन के केवल मुख्य मान वाले हैं, तो अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो भले थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा सीख लेते हैं, और नेक्स्ट गुण द्रव्यों की बात अपन अगले वीडियो में कर पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ क्या सीखते हैं उसका केवल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, प्रूफ उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसको आपको गुणधर्म की तरह याद रखना है। यदि अपने पास ये लिखा हुआ है कि साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, जैसे क्वेश्चन अपन पहले करते हैं और फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जैसे समझना, क्या वैल्यू पूछेगा आपको कि साइन इन्वर्स 1/2 का मान बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब मुझे बताओ कि ये साइन इन्वर्स कुल मिला के क्या है, एंगल है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख लूँगा, साइन इन्वर्स 1/2 बराबर थीटा, एंगल है, तो साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर साइन π/6, तो थीटा बराबर कितना आ गया π/6। लेकिन ये π/6 किसके बीच में रहना चाहिए, इसकी मुख्य ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। ये चीज़ मैं इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। ठीक है, यदि मुख्य ब्रांच में आ रहा है तो अपना आंसर सही है, मुख्य ब्रांच में नहीं आ रहा है तो आपको अपने त्रिकोणमिति की समझ के आधार पर इसको मुख्य ब्रांच में लाना होगा, तभी यहाँ पर एग्जैक्ट होगा। अब समझना, यदि अपने पास साइन इन्वर्स ऑफ -x है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स x आएगा। कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा मैं अगले वीडियो में इसको प्रूव करके बताऊंगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मुझे केवल थोड़े बहुत प्रश्न करवाने हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। इसी टाइप से कॉस इन्वर्स x माइनस के अंदर है
तो इसका जो आंसर आता है वो पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स आता है। ठीक है, अब साइन इन्वर्स एक्स का मतलब क्या भाई, इसके अंदर जो माइनस था वो इसके बाहर आ गया, जैसे ये आंसर है साइन इन्वर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स 1/2, और साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू क्या आई है, π/6 आई है, तो ये माइनस का π/6 हो जाएगा। माइनस का π/6 इसके बीच में होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोस के अंदर ऐसा नहीं होगा। कोस में क्या होगा, आपको पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स करोगे तब आपका आंसर किसके बीच में आएगा, मुख्य ब्रांच में आएगा। थर्ड की बात करते हैं टेन इन्वर्स एक्स की, टेन इन्वर्स माइनस एक्स की, तो वो भी आंसर कैसा आएगा, टेन इन्वर्स एक्स के फॉर्म में। आगे बात करते हैं कोट इन्वर्स एक्स की, तो वो कैसे आंसर आएगा, पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स की। देन उसके बाद सेक इन्वर्स माइनस एक्स की, तो वो भी आएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। और लास्ट में बात करते हैं कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स की, तो वो सीधा आंसर आ जाएगा माइनस का कोसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिए, सभी का प्रूफ बताएंगे और बहुत इजी प्रूफ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन कौन डायरेक्ट खुल रहा है और कौन पाई माइनस से खुल रहा है उसके बारे में फोकस रखना है, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। देखो साइन है, टेन है और कोसेक है, ये तीनों तो सीधा जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ये माइनस है वो बाहर नहीं आएगा, ये पाई माइनस करके खुलेगा, तो अपन को उस टाइप से खोलना है। अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, अपनी प्रश्नावली के लेते हैं। और ये बढ़िया चैप्टर हैं समझने की दृष्टि से भी, और इनके जो गुणधर्म हैं उन पर फोकस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। तो देखिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा होगा साइन इन्वर्स ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, तो डायरेक्ट क्या होगा, मैंने इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करवाना आपको, साइन इन्वर्स +1 बराबर थीटा, क्योंकि ये एंगल है तो थीटा मान लिया, तो 1 बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन π/2। क्यों, क्योंकि एक आपको देखना है इसकी मुख्य ब्रांच के भीतर, मुख्य ब्रांच में ये कहाँ होता है, π/2 पे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/2। और ये आंसर अपना सही है या गलत है, इसकी वेरीफाई कौन करेगा, इसकी मुख्य ब्रांच, -π/2 से π/2, और π/2 है इसमें, तो ये आंसर इस प्रकार इसमें बिलोंग करता है, तो अपना आंसर सही है। दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस इन्वर्स -1/2। ठीक है, बराबर क्या मान लूँगे, थीटा मानूंगे। लेकिन मैं तो कहूँगा कि पहले ये अंदर माइनस है तो माइनस से निपट ले, और कॉस कैसे ये माइनस के साथ ऑपरेट होता है, वो होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। पहले पॉजिटिव बना लो, देन उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो अब पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2, अब कॉस इन्वर्स 1/2 अलग से आप निकाल दो। ठीक है, अलग से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इन्वर्स 1/2 बराबर थीटा, 1/2 बराबर कॉस थीटा, और 1/2 किसका मान होता है कॉस में, 60 डिग्री का, यानी कि π/, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है, तो π/3, तो पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। अब 2π/3 क्या इसके अंदर है या नहीं, देख लो, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ये भी ध्यान होना चाहिए, 0 से π/, के बीच में, तो ये 120 डिग्री है π/3, और ये 0 से 180 डिग्री के बीच में, तो ये तो इसके अंदर है, तो इसका आंसर यही आएगा। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, सेक इन्वर्स ऑफ -√2। ठीक है, अब सेक के अंदर मुझे बताओ, बिल्कुल पाई माइनस करना पड़ता है, हमें जानकारी है, पाई माइनस सेक इन्वर्स √2। ठीक है, तो पाई माइनस, अब मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ, सेक इन्वर्स √2, सेक इन्वर्स √2 बोलो, √2 45 डिग्री का मान होता है सेक थीटा में, तो यहाँ पर π/4 लिख लूँगा, और कितना आंसर आ जाएगा, 3π/4। अब मुझे बताओ कि इसकी मुख्य ब्रांच कौन सी होती है, दिमाग में रहेगा तभी तो बता पाए, ये वो जो टेबल बनाई थी वो दिमाग में रहना जरूरी है। तो सेक की मुख्य टेबल क्या थी, तो सेक ऐसे दिमाग में रखूँगी भाई, सेक कॉस का उल्टा होता था, और कॉस में क्या होती थी, 0 से पाई, लेकिन इसमें कौन नहीं होता था, π/2 नहीं होता था। ठीक है, तो ये तो 3π/4 यानी कि कितना है, 135। ठीक है, और 0 से पाई के बीच में बिल्कुल बिलोंग करती है, π/2 भी नहीं है, तो ये अपना आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बीच में बिलोंग करनी चाहिए, यदि मुख्य ब्रांच में बिलोंग नहीं करेगी तो ये आंसर इसका गलत होगा। 4 क्वेश्चन है अपने पास,
कोसेक इन्वर्स ऑफ -1। ठीक है, तो पहले तो बताओ कोसेक, तो डायरेक्टली ये कैसे होता है, माइनस के साथ ऑपरेट होता है, अंदर प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाता है। सेक में ऐसा नहीं होता था, पाई माइनस करके खुलता था। तो बताओ माइनस ऑफ कोसेक इन्वर्स 1, तो कोसेक थीटा 1 कहाँ पे होता है, कोसेक थीटा अपन 1 कहेंगे 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा π/2, तो -π/2, क्या -π/2, -π/2 से π/2, और बीच में कौन होता था, 0। ठीक है, तो ये बिल्कुल -π/2 तो उसके अंदर शामिल है और ये ब्रांच में शामिल है, इसका आंसर यही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, और 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कोट इनवर्स -1/√, रूट में 1/3। तो कोट, देखिए कोट हमेशा पाई माइनस से खुलेगा, पाई माइनस कोट, और अंदर वाली चीज़ क्या बन जाएगी अब, पॉजिटिव। ठीक है, 1/√3, और कोट में 1/√3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान, तो पाई माइनस π/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3। और कोट का मुख्य ब्रांच क्या होती है, कोट की मुख्य ब्रांच यहाँ लिख लूँगे। कोट की मुख्य ब्रांच के लिए आपको कैसे सहारा लेना है, तो वो कॉस से आती है। ठीक है, साइन का टेन जैसा होता है, कोस का कोट जैसा होता है, यानी कि 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो 0 और 180 डिग्री नहीं है, 2π/3 का मतलब है 120 डिग्री, 120 डिग्री इसके अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक इसका छठा क्वेश्चन लास्ट है, tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 का मतलब, ये तो सिंपल सा दे दिया, डायरेक्टली कोई प्लस माइनस का लोचा ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे ऐसे कर दो, tan इनवर्स 1/√3 बराबर थीटा, तो 1/√3 बराबर tan थीटा। तो बताओ, ये तो होता 10π/6 बराबर tan थीटा। सभी ऐसे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम 1 नंबर का आता है, हमें समझ में आना चाहिए कैसे करें, थीटा बराबर π/6, तो थीटा बराबर π/6 अपना आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न आपको अपने प्रश्नावली मिले तो आप ज़रूर उसको सोल्व कीजिएगा, और भी आगे बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेंगे। तो इसका प्रश्न का आपको मकसद समझ में आया कि मेरे को ये प्रॉपर्टी समझानी थी कि साइन के अंदर, यदि साइन इन्वर्स के अंदर नेगेटिव आए तो सीधा सीधा नेगेटिव के साथ खुल जाएगा, कॉस के अंदर नेगेटिव आए तो फिर वो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स से खुलेगा, टेन के अंदर आए तो सीधा नेगेटिव बार, कोट के अंदर आए तो पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, सेक के अंदर आए तो पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, जहाँ पर कॉस का संबंध होगा, ठीक है, जहाँ पर भी कॉस का अटैचमेंट होगा वह उसको ले डूबेगा बटे में। देखो कॉस यहाँ पर है, इसमें भी है और इसमें भी है, 10 में होता है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा समझने की दृष्टि से कैसे भी इसको करके याद रखना, 3 लोगों में होता है और 3 लोगों में ऐसा नहीं होता। क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ये अपन इसके प्रूफ में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।